मेरे वालिद शहर में नालियां साफ करते थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक महंगे स्कूल में पढ़ाया। मेरी उम्र उस समय 15 साल थी और मेरा नाम अहमद था। मेरी कक्षा के सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे और उस्ताद भी मुझे मारते थे। एक दिन मेरा 10वीं का नतीजा आया और मैंने बोर्ड में अच्छे नंबर हासिल किए। यह देखकर मेरे सहपाठियों के वालिदैन ने प्रिंसिपल से कहा कि अगर अहमद यहाँ पढ़ता रहा तो वे अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे। प्रिंसिपल ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे स्कूल से निकाल दिया। यह देखकर मेरे वालिद रोने लगे। तब मैंने अपने वालिद से कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब यही प्रिंसिपल साहब मुझसे मिलने के लिए कतार में खड़े होंगे। यह सुनकर सब लोग मुझ पर हंसने लगे। लेकिन 10 साल बाद 2024 में जब प्रिंसिपल रिटायर हुए तो मैं हैरानी से देख रहा था कि मेरे बैग से हेडमास्टर साहब ने चोरी किया हुआ मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया और फिर उन्होंने सबके सामने मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, जबकि मैं तो स्टाफ रूम गया ही नहीं था। तो फिर मैं उनका मोबाइल कैसे चुरा सकता था? जैसे ही छुट्टी हुई, पूरे स्कूल में बच्चों की तलाशी ली जा रही थी, क्योंकि किसी बच्चे ने प्रिंसिपल के कमरे से उनका मोबाइल चुरा लिया था। मैं तो पूरे वक्त अपनी कक्षा में ही बैठा रहा, क्योंकि सुबह मेरे वालिद ने जो जेब खर्च दिया था वह स्कूल पहुंचते ही मुझसे जुर्माने में ले लिया गया था, क्योंकि मैंने अपने फटे जूते नहीं बदले थे। यह सिलसिला पिछले 1 हफ्ते से चल रहा था, क्योंकि वालिद ने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही इस महीने की तनख्वाह मिलेगी वे मुझे नए जूते दिला देंगे। मेरे जूते बहुत पुराने हो चुके थे और मेरे पैर के अंगूठे जूते को फाड़कर बाहर निकलते थे। पूरी कक्षा मेरे हुलिये पर हंसती थी, लेकिन मैं चुप रहता था, क्योंकि मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मुझे अपनी पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगानी है, ताकि मैं पढ़ लिख कर ऐसा मुकाम हासिल कर सकूं जहां मेरा मजाक उड़ाने वाले खुद मेरी इज्जत करने को मजबूर हो जाए। वास्तव में मैं उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता था। कभी कभी जब दिल ज्यादा दुखी हो जाता था तो थोड़ी देर के लिए रो लेता और फिर सामान्य हो जाता। मेरा नाम अहमद है और मेरे वालिद सफाई का काम करते हैं, लेकिन मेरे सहपाठी और उस्ताद कहते हैं कि मेरे वालिद शहर की नालियां साफ करते हैं। मुझे मेरे नाम से कम और गंदगी साफ करने वाला कहकर ज्यादा बुलाया जाता था। मैं आम बच्चों के गिलास से पानी नहीं पी सकता था। मेरा अलग गिलास मेरे बैग में होता था और इसी तरह मैं किसी भी बच्चे के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता था। यह सिलसिला अब भी का नहीं, बल्कि सालों से चला आ रहा था, जब से मैंने स्कूल में दाखिला लिया था। मेरे वालिद ने अपनी मेहनत मजदूरी के बल पर मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाने का ख्वाब देखा था। उस समय भी मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था और प्रिंसिपल बार बार मुझे बुलाकर कहते थे, अपने वालिद से कहो कि वे तुम्हारे लिए उनकी हैसियत के मुताबिक किसी और स्कूल का इंतखाब करें, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन शिकायत करते हैं कि अगर अहमद स्कूल में रहा तो वे अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे। उनकी बातें सुनकर मेरा खून खौल जाता था, लेकिन मैं चुप रह जाता था। जब भी वालिद साफ सुथरे कपड़े पहनकर मेरी फीस देने स्कूल आते थे तो प्रिंसिपल साहब यही कहते थे, अहमद को किसी और स्कूल में दाखिला दिलवा दीजिए, हमारे स्कूल की इज्जत खराब होती है। वालिद हर बार चुपचाप लौट जाते थे। मेरे बाल प्रिंसिपल साहब के हाथ में थे और वे मुझे घसीटते हुए असेंबली हॉल में ले गए। दूसरी कक्षाओं के बच्चे भी वहां जमा हो गए थे। तभी उन्होंने मेरे वालिद को फोन करके बुलाया। बेचारे कांपते हुए स्कूल पहुंचे। डेस्क से टकराने की वजह से मेरे चेहरे पर सूजन आ गई थी और कई जगह की त्वचा छिल गई थी। मैं रो रो कर प्रिंसिपल साहब से कह रहा था, हेडमास्टर साहब, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन वे मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि अब वे मुझे किसी भी हालत में यहाँ नहीं रखेंगे। आज सुबह मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरा 10वीं का नतीजा आया था और मैंने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए थे। मैं बाकी इम्तिहानों में कामयाब हुआ था और अब हम लोग इंटरमीडिएट की पहली कक्षा में बैठे हुए थे। जैसे ही मेरे वालिद कॉलेज पहुंचे, प्रिंसिपल ने मुझे धक्का देकर उनके पास फेंक दिया और कहने लगे, ले जाओ अपने इस घटिया बेटे को और इसे भी अपने साथ काम पर लगा लो। मैं कब से समझा रहा था कि इस लड़के का रवैया ठीक नहीं है। तुम इसकी पढ़ाई पर पैसे बर्बाद मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब देखो इसने कितनी नीच हरकत की है। स्टाफ रूम में जाकर इसने न सिर्फ मेरा मोबाइल चुराया, बल्कि एक दूसरे उस्ताद का पर्स भी चुराने की कोशिश की। जब वे वॉशरूम गए थे तब इसे रियाज ने देख लिया। रियाज मेरे कक्षा उस्ताद थे और मुझसे बहुत नाराज रहते थे।
वालिद अविश्वास से मेरी तरफ देख रहे थे। मेरा जख्मी चेहरा और होठों से बहता हुआ खून उनके दिल को तोड़ रहा था। मैं रोते हुए बोला, वालिद, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो आज ब्रेक में भी कक्षा से बाहर नहीं गया था, क्योंकि मेरा जेब खर्च तो हर वक्त किसी न किसी जुर्माने में कट जाता है। मैं तो कई दिनों से कक्षा में ही बैठा रहता हूँ। वालिद ने मेरी बात सुनकर मुझे अपने सीने से लगा लिया और खुद रोते हुए प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और बोले, साहब, कृपया मेरे बेटे को कॉलेज से ना निकालिए। इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर इसने कोई गलती की है तो मैं माफी मांग लेता हूँ। लेकिन प्रिंसिपल ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगे ताकि वे हम दोनों को कॉलेज से बाहर निकाल सकें। यह देखकर मैंने वालिद का हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा किया और कहा, वालिद, रोइए मत। आज ये लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर इस कॉलेज से निकाल रहे हैं, लेकिन आप देखना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब यही लोग मुझसे मिलने के लिए वक्त मांगा करेंगे। न जाने उस वक्त मेरी आवाज में ऐसा क्या था जिसे सुनकर वालिद चुप हो गए, लेकिन बाकी लोग मुझ पर हंसने लगे। मैंने अपने आंसू पोंछे, अपना स्कूल बैग उठाया और वालिद का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। पहले भी कई बार मेरी बेइज्जती सबके सामने की गई थी, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ उसने मेरे मासूम दिल को अंदर तक झकझोर दिया था। घर पहुंचकर वालिद चारपाई पर बैठकर रोने लगे और अम्मी ने मेरा हाल देखकर अपने सीने पर हाथ रख लिया। मैंने उन्हें समझाया कि वे फिक्र न करें। कई दिनों तक मैं अपने जख्मी चेहरे के कारण घर पर ही रहा, लेकिन जैसे ही तबीयत थोड़ी ठीक हुई, मैं सीधे अपने एक दोस्त के पास पहुंचा, जिस पर मुझे पूरा भरोसा था कि वह मेरी मदद जरूर करेगा। वह पिछले 6 महीनों से एक डॉक्टर के क्लिनिक में काम कर रहा था और उसने मुझे कई बार कहा था कि डॉक्टर को किसी ऐसे लड़के की जरूरत है जो बीपी वगैरह चेक कर सके और मरीजों को संभाल सके। मुझे खुद भी शौक था कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं यह भी अच्छी तरह जानता था कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। मैंने वालिद को तो नहीं बताया था, लेकिन दिल में यह सोच रखा था कि मैं नर्सिंग वगैरह कर लूंगा। मेरे इस दोस्त का नाम आसिफ था और वह एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन अपने शौक के चलते वह पढ़ाई के साथ साथ एक डॉक्टर के पास भी काम करता था। डॉक्टर उसके काम से इतना संतुष्ट हुआ कि उसने उसे अपने भाई की दवा की दुकान, मेडिकल स्टोर पर दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक नौकरी पर रख लिया था। मेरा यह दोस्त बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। जब तक हम लोग साथ पढ़े, उसने मेरी बहुत इज्जत की और अपने घर से मेरे लिए खाने पीने की चीजें भी लाता था। जब मैंने उसे अपनी परेशानी बताई तो वह गुस्से में आ गया और बोला, यार, वह प्रिंसिपल तो सीधे यही चाहता था कि तू उस कॉलेज में ना पढ़े, और कोई कारण नहीं है। तेरे नंबर इतने अच्छे आए कि उनके बाकी छात्र उतने नंबर नहीं ला सके। मैं भी इस बात को समझता था। खैर, आसिफ मुझे अपने साथ डॉक्टर साहब के पास ले गया। डॉक्टर का नाम इमरान खान था और वे विदेश से पढ़कर आए थे, इसलिए उनकी सोच आम लोगों से अलग थी। उन्होंने मुझसे कुछ जरूरी बातें पूछीं और फिर कह दिया कि मैं कल से ही उनके क्लिनिक में काम शुरू कर दूं। अगले दिन मैंने ईद पर पहना हुआ पुराना कपड़ा निकाला जो अम्मी ने 2 साल पहले दिया था। उसे प्रेस करवाया और अच्छे से तैयार होकर क्लिनिक पहुंच गया। मैंने क्लिनिक की सफाई की, कूलर में पानी भरा, डॉक्टर साहब के कमरे की अच्छी तरह सफाई की और फिर वहां पहले से काम कर रहे एक सीनियर लड़के के साथ बैठकर मरीजों को संभालने लगा। डॉक्टर साहब मुझे काम करते देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उस सीनियर लड़के को हिदायत दी कि मुझे जल्द से जल्द ट्रेनिंग दी जाए ताकि मैं भी मरीजों को संभालने लायक बन जाऊं। मेरे जिम्मे उनके घर से उनका खाना लाने की जिम्मेदारी भी थी। डॉक्टर साहब की एक बुजुर्ग घरेलू सहायिका मुझे खाना दे देती थी। डॉक्टर खान की अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन खाना उनकी वालिदा बनाती थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि क्लिनिक में काम करने वाले 4 लड़कों के लिए उनके घर से ही खाना आता था। शुरुआत में मैं उन लोगों के साथ बैठकर खाना खाने से मना करता रहा। एक दिन डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाकर मेरी परेशानी पूछी। मैंने उन्हें बताया कि मैं आम लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वे मुझे हिकारत की नज़र से ना देखें या स्कूल की तरह मेरा मजाक न उड़ाए। उन्होंने मुझे समझाया और भरोसा दिलाया कि यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है। मुझे वहाँ काम करते हुए 3 महीने हो चुके थे। एक दिन जब मैं खाना लेने उनके घर गया तो उनकी बुजुर्ग सहायिका घबराई हुई सी दिखी और मुझे देखते ही बोली, अहमद बेटा, जल्दी अंदर चलो, मैडम जी सीढ़ियों से गिर गई हैं। यह सुनकर मैं भागा भागा अंदर गया।
उनके सिर से तेज खून बह रहा था। उस दिन डॉक्टर साहब को एक जरूरी मीटिंग के लिए सुबह ही बड़े अस्पताल जाना पड़ा था और वह अभी तक लौटे नहीं थे। मैंने फौरन फैसला लिया और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। जब तक एम्बुलेंस पहुंचती, मैंने प्राथमिक उपचार के तौर पर उनके सिर की पट्टी कर दी। मुझे जब पता चला कि उन्हें शुगर की बीमारी है, तो मैंने तुरंत मशीन मंगाकर उनका शुगर लेवल चेक किया। उनका शुगर लेवल बेहद खतरनाक रूप से गिरा हुआ था। मैंने तुरंत सहायिका से कहा कि वे जूस बनाकर लाएं। करीब 20 मिनट में एम्बुलेंस पहुंची। वहां मौजूद एम्बुलेंस कर्मियों ने भी यह देखकर तारीफ की कि मैंने वक्त पर समझदारी और सूझबूझ दिखाई। मैंने घर के नंबर से ही डॉक्टर साहब को कॉल करके सूचित कर दिया था। वह घबरा गए और तुरंत उस अस्पताल की ओर रवाना हो गए, जहां मैं उनकी वालिदा को लेकर जा रहा था। जब तक डॉक्टर साहब नहीं पहुंचे, मैंने मैडम जी, उनकी वालिदा का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा। डॉक्टर साहब अपनी वालिदा से बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि उनके वालिद ने उनके बचपन में ही दूसरी शादी करके पहली बीवी को तलाक दे दिया था। जब डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि अगर अहमद ने वक्त पर जूस ना पिलाया होता तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाती, यह सुनकर वह मुझे गले लगाकर रोने लगे। मैंने पहली बार लोगों का ऐसा रूप देखा था जहां एक आम इंसान को भी इंसान समझा जाता है। मैं खुद भी डॉक्टर साहब के गले लगकर रो पड़ा। यह मेरी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ था। डॉक्टर साहब और उनकी वालिदा अब मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार देने लगे थे। डॉक्टर साहब पहले से ही मेरी हालत से वाकिफ थे, लेकिन जब उनकी वालिदा को मेरे बारे में सब पता चला तो उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि इस बच्चे का पढ़ाई में रिकॉर्ड इतना अच्छा है तो यह पढ़ने लायक बच्चा है। वे मुझे पढ़ाना चाहती थीं। वह दिन मेरे लिए ऐसा था जैसे किसी अंधे को अचानक नजर आ जाए। उन्होंने मेरा दाखिला करवाया और मैं बाकायदा कॉलेज जाने लगा। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया कि मुझे डॉक्टर बनने की बजाय ऐसा कोई ताकतवर पेशा अपनाना चाहिए जिसमें मेरे पास इतना इख्तियार हो कि लोग मुझसे डरें भी और मैं उस पहचान से भी छुटकारा पा सकूं जो लोग मुझे एक सफाई कर्मी, गंदगी साफ करने वाला या नीची जात के इंसान के रूप में देते हैं। मैं चाहता था कि वे लोग भी मुझे इज्जत से देखें। कॉलेज से वापस आकर मैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक में काम भी संभालता था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूं। यह उनकी दुआओं और मेहनत का असर था कि सेकंड ईयर में एक सफाई कर्मी के बेटे ने बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की थी। मेरे वालिदैन उनके बहुत शुक्रगुजार थे और बार बार यही कहते थे कि डॉक्टर साहब हमारे लिए कोई आम इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते की तरह हैं, और यही हकीकत थी। कभी कभी मैं सोचता कि जिस आश्रय में हमारे जैसे प्रिंसिपल रफीक अहमद जैसे लोग होते हैं, वहीं खुदा ने डॉक्टर इमरान जैसे नेक दिल इंसान भी पैदा किए हैं। मेरे मुझसे छोटे 3 भाई भी अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए थे। मेरी सोच और समझदारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक अच्छे माहौल में तालीम हासिल करने की वजह से मैं अब पूरी तरह से एक जिम्मेदार इंसान नजर आने लगा था। जब डॉक्टर साहब ने मुझसे मेरे भविष्य के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें अपनी ख्वाहिश बताई। वह मेरी बात सुनकर काफी देर तक हंसते रहे और फिर बोले, अहमद, तुम असल में समाज में मिली अपमानजनक हालत का बदला लेना चाहते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम्हारे हाथ में ताकत आ गई तो तुम भी उसी जालिम सिस्टम का हिस्सा बन जाओगे? मैं उनकी बात को बहुत देर तक सोचता रहा और सच कहूं तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। हो सकता है कि मैं लोगों से बदला लेते लेते खुद भी सख्त और जालिम बन जाऊं। फिर भी उन्होंने मेरी ख्वाहिश का सम्मान किया और मैंने एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उनकी सिफारिश से ही मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती ली। हालांकि मैंने सभी इम्तिहान पास किए थे और फिटनेस टेस्ट भी अच्छे से पास किया था, फिर भी यह हकीकत है कि मुझे आखिरी स्टेज में सिफारिश की जरूरत पड़ी। मुझे सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। यह मेरे लिए किसी ख्वाब के सच होने जैसा था। मेरे साथ मेरे वालिदैन की दुआएं थीं और डॉक्टर इमरान की वालिदा की दुआएं भी। डॉक्टर साहब मुझे अपने छोटे भाई जैसा मानते थे। देखते ही देखते मेरे सामने कामयाबी के नए नए दरवाजे खुलते गए और 8 सालों में 2024 तक मैं डीएसपी के पद पर आसीन हो गया। डॉक्टर इमरान ने कभी शादी नहीं की थी। उनकी वालिदा दुनिया से रिहलत कर चुकी थीं, लेकिन मेरी अम्मी मुझे बहुत डांटती थीं। फिर भी मैं शादी के लिए राजी नहीं था।
मेरे एक भाई ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, दूसरे ने इंजीनियरिंग की और तीसरे ने विदेश की एक कंपनी में अप्लाई किया और किस्मत ने उसका साथ दिया, वह विदेश चला गया। मेरा सबसे छोटा भाई फौज में जाना चाहता था और मैं उसे कैडेट कॉलेज में पढ़ा रहा था। जिंदगी का सफर यूं ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। मुझे अब यह यकीन हो चला था कि अगर कोई मुझे मेरे माजी से पहचान भी ले तो वह मेरी बदली हुई हालत को देखकर मुझ पर तंज कसने के बजाय मेरी हिम्मत और ज़रूरत की कहानी सुनाएगा, और यही सोचकर मैं मुस्कुरा देता था। मेरे वालिदैन अब एक सुखद जिंदगी जी रहे थे। उन्हें देखकर मेरे भीतर एक गहरा सुकून उतर आता था। मुझे अब बार बार अपने बचपन में कही हुई उस एक बात पर ताज्जुब होता था कि मैंने गुस्से में बस एक बात कह दी थी और अल्लाह ने मुझ पर इतनी रहमत की कि वाकई मुझे ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां वही लोग जो कल तक मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे अपमानजनक नामों से पुकारते थे, आज वह मुझसे मिलने के लिए मेरे दफ्तर के बाहर घंटों इंतजार करते थे। मेरी आदत थी कि मैं अलग अलग गांवों और इलाकों में खुली बैठकें लगाया करता था, जिनका मकसद यह था कि आम लोग भी मुझ तक सीधे पहुंच सकें और उनके छोटे मोटे मसले आसानी से हल हो जाएं, ताकि मैं उनकी दुआएं ले सकूं। एक दिन मैं एक गांव में इसी तरह खुली बैठक लगाए बैठा था कि एक बुजुर्ग थके हारे मेरे सामने आ खड़े हुए। उनके बेटों ने उनके मकान पर कब्जा कर लिया था और उन्हें घर से निकाल दिया था। मैं उनकी शक्ल को गौर से देखने लगा। लग रहा था जैसे मैंने उन्हें कहीं देखा है। जब मैंने उनकी अर्जी पर उनका नाम पढ़ा तो एकदम मेरे मन में अपने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का चेहरा उभर आया। वक्त जब बदलता है तो कैसे कैसे लोग मजबूर और लाचार हो जाते हैं, यह सोचकर मेरी आंखें नम हो गईं। मेरे प्रिंसिपल साहब रफीक अहमद के साथ एक लड़की भी थी। उसने अपने पूरे बदन को चादर से ढक रखा था, केवल उसकी आंखें दिख रही थीं। वह उनकी सबसे छोटी बेटी फातिमा रफीक थी, जिसे भाइयों ने जायदाद के साथ साथ घर से भी बाहर निकाल दिया था। मैंने अपनी टीम से कहा कि इस बुजुर्ग की अर्जी पर फौरन कार्रवाई की जाए और उनके बेटों से उनका घर वापस दिलवाया जाए, और अगर आगे भी वे उन्हें परेशान करें तो उन्हें सख्ती से समझाया जाए। मुझे यकीन था कि मेरी टीम मेरे इशारों को भी समझ जाती है। मैंने उस वक्त अपने प्रिंसिपल रफीक साहब को शर्मिंदा करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वे जो भी रहे हों मेरे उस्ताद थे। मैंने उन्हें हौसला बंधाया और कहा कि वे मेरी टीम के साथ घर चले जाएं। मेरे जवान उनके बेटों को अच्छी तरह समझा देंगे और अगर भविष्य में भी वे कोई समस्या खड़ी करेंगे तो हम लोग देख लेंगे। यह सुनकर वे रो पड़े और हाथ जोड़कर मेरा शुक्रिया अदा करने लगे। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी कमीज की जेब से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकालकर मेरे सामने रख दिए और कहा, बेटा, इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा मान लो। उनकी यह हरकत देखकर मैं जोर से हंस पड़ा। फिर चुपके से उनके कान के पास जाकर बोला, साहब, मैं यह पैसे तो ले लूं, लेकिन फिर आपने कहीं इल्जाम लगाकर सबके सामने डांटना मारना शुरू कर दिया तो। मेरी बात सुनकर वे एकदम चौंक गए और अपनी आंखें जोर से खोलकर मुझे पहचानने की कोशिश करने लगे। मैंने उनकी मुश्किल आसान कर दी और धीरे से कहा, हेडमास्टर जी, मैं वही अहमद हूँ जिसका बाप गलियों में झाड़ू लगाता था और आप जैसे लोगों की नालियां साफ करता था। मेरी आवाज अनचाहे ही थोड़ी सख्त हो गई थी। यह सुनते ही मास्टर जी के चेहरे पर डर और शर्म की लकीरें उभर आईं। मैंने उनका हाथ थामकर कहा, मास्टर जी, घबराइए मत। ये बात बस आप और मैं जानते हैं कि हम एक दूसरे को पहले से पहचानते हैं। मैं जानता था कि उन्हें जरूर यह डर सता रहा होगा कि कहीं मैं सालों पुराना बदला उनसे ना ले लूं। फिर उनकी बेटी उन्हें लेकर वापस चली गई। मैंने अपनी टीम से खास तौर पर कहा कि इन बुजुर्ग का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि यह तालीम से जुड़े रहे हैं और समाज में एक उस्ताद का सम्मान सबसे अहम होता है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि इससे पहले भी उनके नालायक बेटे उन्हें कई बार पीटकर घर से बाहर निकाल देते थे, और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने अपनी बहन को भी अपने वालिद के साथ घर से बाहर खड़ा कर दिया। उन बेटों में से एक कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा था और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, और दूसरा बेटा एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल था। मैंने उन्हें अलग में बुलाकर अपने तरीके से खास समझाया और उन्होंने मुझसे वादा किया कि वे दोबारा अपने वालिद को परेशान नहीं करेंगे। मैं यह बात लगभग भूल ही गया था जब करीब 15 दिन बाद अचानक मेरे एक कर्मचारी ने मुझे खबर दी कि कोई सज्जन मुझसे मिलने आए हैं। उस वक्त मैं अपने घर पर था। जब मैंने उन्हें अंदर बुलाया
तो देखा कि वह वही बुजुर्ग और उनकी बेटी थी। उनके हाथों में फल और मिठाई थी और वे मेरा शुक्रिया अदा करने आए थे। मैंने उन्हें इज्जत के साथ बैठाया और अपनी अम्मी से भी कहा कि वे आकर उनसे मिलें। प्रिंसिपल साहब मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं क्या करता? उस वक्त मुझ पर दबाव भी था और मुझे डर भी था कि अगर तुम पढ़ाई में इसी तरह अच्छे नंबर लाते रहे तो जो लोग हमारे नियमित दानदाता हैं वे नाराज हो जाएंगे कि हमने एक गरीब लड़के को उनके बेटों पर तरजीह दी। इसीलिए मेरी मजबूरी थी कि उस दिन मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया और फिर तुम्हें कॉलेज से निकाल भी दिया। ये सारी बातें करते हुए उनकी नज़र लगातार नीचे झुकी हुई थी। उनकी बेटी फातिमा के चेहरे पर आज कोई नकाब नहीं था। जब मेरी नज़र उस पर पड़ी तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया ही थम गई हो। फिर मैंने आदरपूर्वक अपनी नज़रें झुका ली। मैं नहीं चाहता था कि अपने उस्ताद की बेटी को टकटकी लगाकर देखूं। मैंने उन्हें और कुछ कहने से रोका और कहा, साहब जी, उस दिन अगर आपने मुझे इस तरह अपमानित करके ना निकाला होता तो शायद मैं केवल 1-2 साल तक अच्छे नंबर ही लाता रहता, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना मेरे लिए नामुमकिन होता। मैंने उन्हें डॉक्टर इमरान खान से अपनी मुलाकात के बारे में बताया और यह भी कि यह सब उनकी और उनकी वालिदा की मेहरबानी से हुआ। मेरी अम्मी ने उस वालिद बेटी के लिए खाने की व्यवस्था कर दी थी। उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन मेरी अम्मी ने इसरार किया और आखिरकार वे खाने के लिए राजी हो गए। मेरी नज़र बार बार उस लड़की की ओर जा रही थी। ना जाने क्यों ऐसा पहले कभी मेरे साथ नहीं हुआ था। शायद मेरी अम्मी ने मेरी चोरी छिपे देखती नजरें पकड़ ली थीं। अम्मी ने जब फातिमा से पूछा कि उसने कितनी पढ़ाई की है तो उसने बड़े संयमित अंदाज में जवाब दिया कि वह MBA के आखिरी साल में है। अम्मी ने सीधे उसके वालिद से पूछा, आपने अपनी बेटी की शादी की कोई बात पक्की की है या अभी तक यह अकेली ही है? तो प्रिंसिपल साहब ने चौंक कर मेरी अम्मी की तरफ देखा और फिर कहने लगे, अभी तो कहीं भी कोई बात तय नहीं हुई है, क्योंकि इसके भाई इसकी पढ़ाई पर होने वाले खर्च को ही फिजूल खर्ची मानते हैं। शादी की तो कोई सोच भी नहीं रहा। उनके लहजे में उस वक्त इतनी गहराई और सच्चाई थी कि मेरा दिल भी अचानक भर आया। एक बाप अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत करता है, मैं इस बात को भली भांति समझ सकता था। मैं अपनी अम्मी की मंशा जानता था, इसलिए मैंने उन्हें आंखों ही आंखों में समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर छाई गंभीरता देखकर मैं चुप रह गया। मैं नहीं चाहता था कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाऊं। बहुत सी लड़कियां खुद ही मुझसे शादी की ख्वाहिश जता चुकी थीं, लेकिन मैंने कभी किसी की ओर बढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं चाहता था कि अगर मेरी जिंदगी में कोई आए तो वह ऐसी हो जिसे मेरे माजी की भी समझ हो। साथ ही मेरी एक अजीब सी ख्वाहिश थी कि कोई भी मुझे मेरे माजी के सहारे अपनाने की बात ना करे। वे लोग वहां तक रिक्शा में पहुंचे थे, लेकिन मैंने अपने ड्राइवर से कहकर उन्हें सरकारी गाड़ी से उनके घर भिजवा दिया था। उस लड़की की गंभीरता ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उनके जाने के बाद अम्मी फिर से पीछे पड़ गईं और कहने लगीं, अहमद, अब बस करो, अपनी जिद छोड़ दो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कब तक तुम्हारी जिम्मेदारी उठाती रहूंगी। सारी उम्र काम करते करते निकल गई। अल्लाह ने मुझे कोई बेटी नहीं दी जो मेरे पास बैठकर 2 पल सुकून दे देती। 4 बेटे दिए और चारों के चारों इतने निकम्मे हैं कि काम धंधा होने के बावजूद अब तक कुंवारे बैठे हैं। अम्मी ने आखिर में एक पारंपरिक माँ की तरह रोना शुरू कर दिया। मुझे अम्मी की इसी आदत से डर लगता था। मैंने आखिरकार सारी जिम्मेदारी उन पर छोड़ दी और खुद को अलग कर लिया। रात को मैं अपनी स्टडी में बैठकर अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोचता रहा। धन और ओहदा इंसान की जात, वर्ग और उसकी तमाम कमजोरियों को ढक देता है। एक गहरी सांस भरकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे मेरी हैसियत से कहीं ज्यादा नवाजा। कुछ ही दिनों में अम्मी ने फातिमा के वालिद से बात की। उन्होंने तो जैसे पहले से ही रजामंदी दे रखी थी और तुरंत हाँ कह दी, लेकिन मैंने अम्मी से कहा कि मैं फातिमा से उसकी रजामंदी लिए बिना शादी नहीं करूंगा। फिर मैंने उससे बात की और अपने बारे में एक एक बात बता दी। उसके जवाब में उसने एक ऐसी बात कही जिसे सुनते ही मैंने पल भर में फैसला कर लिया कि यही लड़की मेरे नसीब की हकदार है। वह कहने लगी, अल्लाह ने आपको पहले मुश्किलों से गुजारा ताकि बाद में आपको बेहतरीन चीज़ों से नवाजे। अब अगर आप मुझे अपनी जिंदगी में कबूल करते हैं तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगी। 1 महीने बाद हमारी बहुत अच्छे से शादी हो गई।
फातिमा के वालिद बड़े फ़ख्र से लोगों को मेरा तारुफ करवाते रहे कि यह मेरा बहुत ही काबिल तालिब इल्म था, जो आज अपनी मेहनत और अल्लाह की मेहरबानी से इस मुकाम पर पहुंचा है। मैं लोगों के चेहरों को देखता रहा, मुस्कुराकर सबकी मुबारकबाद कबूल करता रहा। फातिमा मेरी ओर देखकर शर्मीले अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मेरे अम्मी अब्बू और मेरे तीनों भाई बहुत खुश थे और मैं खुद भी बहुत संतुष्ट था। बेशक अल्लाह सबसे बेहतरीन पालने वाला है, जो अपनी मखलूक के हर दुख पर अपनी रहमत का मरहम जरूर लगाता है। बस इंसान को सब्र रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी का नैतिक संदेश यह है कि सब्र, ईमानदारी और अच्छे इरादों से की गई मेहनत का फल अल्लाह जरूर देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। शुक्रिया।